अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हजरात बखैर होंगे। आपका अलीमी एकेडमी 92 चैनल में स्वागत है। नाजरीन, ये जानकर आपको बेहद खुशी होगी कि हम जो पढ़ रहे हैं वो गजलियात को पढ़ रहे हैं। बिहार बोर्ड की दरक्षा उर्दू से हिस्सा दोम से गजलियात को पढ़ रहे हैं। कल जो हमने पढ़ा था वो भी गजल था, और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी एक गजल है। नाजरीन, तो आज जो हम गजल पढ़ने वाले हैं वो अहमद फराज जी का, अहमद फराज साहब का गजलियात आज हम पढ़ने वाले हैं। अहमद फराज ये बहुत ही तारीख शेर व शायरी में बहुत अहम इंसान का नाम है अहमद फराज, जो पेशावर की धरती पे पैदा होता है और अपने शेर व शायरी की बदौलत दुनिया के दूर दूर के बड़े बड़े ममालिक में जिनकी शेर व शायरी होती है और हर जगह इनकी शेर व शायरी की प्रशंसा होती है, लोग इनकी शेर व शायरी को पसंद करते हैं। उसकी वाहिद वजह यह होती है कि इनके शेर व शायरी में जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो आम फहम अल्फाज होते हैं, वो देहाती जबान होते हैं, जो आम लबो लहजे में ये शेर व शायरी करते हैं, जिसके जरिए से चाहे वो पढ़ा लिखा तबका हो, चाहे वो अनपढ़ तबका हो, हर तबके के लोग इनके शेर व शायरी को पसंद करते हैं और इनकी शेर व शायरी पसंद की जाती है। साथियों, तो आज हम इन्हीं की दो गजल को लेकर के आपके दरमियान मेरी हाजिरी हुई है। नाजरीन, तो मैं आपको बता दूं कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 29 और 30, यानी दो गजल हैं। एक गजल 29 नंबर पे और दूसरा गजल 30 नंबर पे, जिसको हमने अहमद फराज जी के गजल के नाम से ये कर दिया 1 नंबर और 2 नंबर, यानी कि अहमद फराज साहब की आज हम दो गजल को पढ़ने वाले हैं। और साथियों, एक और ज्यादा मजे की बात आपको बता दूं कि अहमद फराज साहब ये जो शायर हैं, ये एक ऐसे शायर हैं जो इश्को मिजाज रखते हैं, रूमानी शायर है। इश्को मस्ती, इश्को मोहब्बत इनके दिलो दिमाग में कूट कूट करके बसा हुआ है। जैसा कि इनके शेर व शायरी को पढ़ने के बाद हमें महसूस हुआ है, वो मैं आपके बीच रख रहा हूं। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं कि ये है या ये है। इनकी शेर व शायरी को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये इश्को मस्ती के फव्वारे लिए पैदा हुए हैं। साथियों, तो पहले हम इनको देख लेते हैं कि अहमद फराज जी क्या है। तो याद रखें, आज के जो गजल के शायर है अहमद फराज। इनका नाम अहमद फराज है। इनकी पैदाइश जो हुई 1933 ईस्वी, 1933 ईस्वी को पेशावर में, जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान की धरती पे पेशावर है, उस पेशावर पे इनकी पैदाइश होती है। इब्तदाई तालीम इनकी जो होती है वो घर पर ही हो जाती है। और शायरी का जो शौक था इनको जमाने तालिबे इल्मी से था, पढ़ने के जमाने से ही। जिस वक्त पढ़ाई करते थे, शेर व शायरी उसी वक्त से करना शुरू कर दिया था। साथियों, तो शायरी का शौक इनको जमाने तालिबे इल्मी यानी पढ़ने के ही जमाना से था। और याद रखें, अहमद फराज कोई अकेला फर्दे वाहिद नहीं, बल्कि अगर कह लिया जाए तो एक लाइब्रेरी का नाम अहमद फराज है। देखे अहमद फराज के अंदर और भी कितने गुण हैं। ये कई अहम ओहदे पर फायज थे, जैसे कि शेरी खिदमात पर, जब इन्होंने शेर व शायरी किया था तो इस शेरी खिदमात पर डॉक्टर ऑफ लिटरेचर बने थे, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर बने। और साथियों, अपने इल्म के बलबूते पे पेशावर यूनिवर्सिटी के लेक्चरर भी बने। यहीं तक बस नहीं, अपने इल्म ही के बदौलत डॉक्टर जनरल ऑफ लिटरेचर भी बने। यहीं तक बस नहीं, नेशनल बुक फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर बने, जो कि पाकिस्तान में है।
नेशनल बुक फाउंडेशन, नेशनल बुक फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर भी बने। और इनकी जो शेरी मकबूलियत है, शेर व शायरी की मकबूलियत है, उसका तो क्या कहना, ये इतने मकबूल शख्स है कि दूर दूर के ममालिक के, यानी दूर दराज के बड़े बड़े अहम अहम मुल्कों में इनकी शेर व शायरी सुनी जाती थी। दूर दूर के ममालिक के मुशायरे में शेर व शायरी किया करते थे। और यहीं तक बस नहीं, 2009 ईस्वी को ये बिहार के दरभंगा के एक मुशायरे में हाजिर हुए थे। हाल ही में 2009 में बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में एक मुशायरे में ये हाजिर हुए थे शेर व शायरी करने के लिए। साथियों मैं एक बात और आपको बता दूं कि ये शेर व शायरी के इतने पक्के खिलाड़ी थे, ये बेताज बादशाह थे शेर व शायरी के। इनके शेरी मजमुआ टोटल 12 शाये हुए हैं। शेर व शायरी की टोटल 12 किताबें लिख दी हैं, टोटल 12 किताबें लिखी हैं। साथ ही इन्होंने अपनी बलबूते पे दो, ये कह लिया जाए माहनामा के तौर पे को होता है जिसको मंथली मैगजीन बोलते हैं। मैगजीन, कुछ मैगजीन मंथली होते हैं, कुछ मैगजीन वीकली होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एक महीना में एक मर्तबा पब्लिश होता है और कुछ हफ्ते हफ्ते पब्लिश होता है। तो इन्होंने एक माहनामा को भी जारी किया था। तो उस माहनामा का नाम इश्तियाक और दास्तान है। और वीकली भी एक मैगजीन इन्होंने शुरू किया था जिसका नाम था खादिम, खादिम नाम था साथियों। और इनके जो शेर व शायरी के मजमूए हैं वो बहुत सारे 12 हैं, लेकिन कुछ मैंने लिख दिया है। तन्हा तन्हा, शबे खून यानी रात का खून, मेरे ख्वाब रेजा रेजा, बे आवाज गली कूचों में, बे आवाज गली कूचों में। नाजरीन मैं आपको बता दूं, गजल के ताल्लुक से मैंने कुछ बातें बताई थी और कुछ बातें छोड़ दी थी ताकि वो बातें दूसरी वीडियो में आपको बता सकूं। तो पहली वीडियो में मैंने बताया कि ये जो गजल निकला हुआ है अरबी के कसीदे की तशबीब से निकला हुआ है, और तशबीब से निकला हुआ है एक लफ्ज और शबाब, तशबीब से ही निकलता है शबाब, शबाब से निकला हुआ है तशबीब, जिसका माना, जिसका मतलब होता है, जिसका ताल्लुक जवानी के जज्बात से होते हैं। जवानी के जज्बात ही ऐसे होते हैं कि जिस जमाने में इंसान के कभी कदम भी डगमगाते हैं, कभी हौसले डगमगाते हैं, कभी इरादे डगमगाते हैं। तो ये सारा कुछ जवानी के आलम में होना कॉमन बात है, कॉमन चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस आलम में जाने के बाद ये सब होना कोई आम नहीं, ये सारी बातें आम है, कोई खास बात नहीं है साथियों। तो उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। लीजिए गजल के हवाले से बता दूं, गजल के पहले शेर को मतला बोलते हैं, गजल के पहले शेर को मतला बोलते हैं, पहले शेर को मतला बोलते हैं। गजल के पहले और दूसरे शेर में जो रदीफ होता है वो बिल्कुल, रदीफ और काफिया बिल्कुल एक जैसे होता है, सेम टू सेम। बात कभी कभी ऐसा होता है कि गजल के पहले शेर के मतला में जो रदीफ होता है, कभी कभी एक गजल में कई मतले भी हो जाते हैं। कभी तो एक मतला होता है, कभी 2, कभी 3 भी हो जाते हैं, कभी 4 भी मतले हो जाते हैं। नाजरीन तो पहले शेर को, गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं। वैसा ही शेर फिर अगर बीच में टकरा गया तो वो मतला सानी होगा, फिर अगर और टकरा गया तीसरी मर्तबा तो वो मतला सालिस हो जाएगा। और गजल के आखिरी शेर को मक्ता बोलते हैं, गजल के आखिरी शेर को मक्ता बोलते हैं साथियों, मक्ता।
मतला और मक्ता ध्यान रखें, गजल के पहले शेर को मतला और आखिरी शेर को मक्ता बोलते हैं साथियों। अब उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हम चलते हैं अहमद फराज साहब की लिखी हुई पहली और दूसरी गजल का थोड़ा सा जायजा ले लेते हैं। हम भी तो देखें कि अहमद फराज साहब कितने पानी में है। साथियों लिखते हैं कि दौलते दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, दौलते दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, आंख में बूंद न हो दिल में समंदर रखना। कहने का मतलब यह है कि शायर अहमद फराज साहब गजल के इस पहले मतले में कहना यह चाह रहे हैं, दर्द एक दौलत है, इस दौलत को दुनिया की नजर से छुपा करके रखना, दुनिया के नजर से दर्द जैसी दौलत को छुपाकर रखना, आंख में आंसू न हो, आंख में आंसू लाने की जरूरत नहीं है, भले ये दिल में समंदर बहे। साथियों कहना यह चाह रहे हैं कि जो दर्द जैसी दौलत तुझे मिले तो वो चारों तरफ घूम घूम करके मत बांटो, बल्कि उसको दिल ही दिल में रख लो और दिल ही दिल में खुद ही सह लो, बताने की जरूरत नहीं है। वरना ये दुनिया, दौलत को दुनिया सलाम करती है। जब तुम अपने दर्द को किसी को बताओगे तो वो तेरे दर्द को बांटने की कोशिश तो नहीं करेंगे, लेकिन उस दर्द को बढ़ाने की कोशिश जरूर करेंगे। साथियों तो अहमद फराज साहब कह रहे हैं कि दौलते दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, आंख में बूंद न हो दिल में समंदर रखना। आगे कह रहे हैं, कल गए गुजरे, कल गए गुजरे जमानों का ख्याल आएगा, कल गए गुजरे जमानों का ख्याल आएगा, आज इतना भी ना, आज इतना भी ना रातों को मुनव्वर रखना। साथियों बताना ये चाह रहे हैं कि जब तुम अपने इस दर्द को दुनिया के सामने लाने की कोशिश करोगे और ले करके आओगे तो दुनिया वाले तो जख्म देंगे ही, बल्कि तू खुद भी उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसलिए जो दर्द तुझे मिल गए हैं उस दर्द को भुलाने की कोशिश करो, उस दर्द जैसे जख्म को मुंदमिल होने की तरह तरह की तरकीबें सोचो कि वो जख्म भर जाए, दर्द से जो जख्म मिले भर जाए। आज इतना भी ना रातों को मुनव्वर रखना, कहने का मतलब यह है कि दर्द को इस कदर आशिकारा न करना कि दुनिया तुझको मजा लेने लगे। फिर आगे कहते हैं कि अपनी आशोफ्ता मिजाजी पे हंसी आती है, अपनी आशोफ्ता मिजाजी यानी बिखरे हुए मिजाज पे, बिखरे हुए मिजाज पे हंसी आती है। आज आशोफ्ता मिजाजी पे हंसी आती है, दुश्मनी संग से और कांच का पैकर रखना। कहने का मतलब यह है कि आज हालत पे, अपनी ही हालत पे जो मिजाज बिखरा बिखरा सा रह रहा है, इस बिखरे बिखरे से मिजाज पे कभी तो हंसी भी आ जाती है। मामला यह है कि जब पत्थर से दुश्मनी मोल लिया जाए, पत्थर से दुश्मनी किया जाएगा तो पत्थर क्या होगा? पत्थर वो तेरे शीशे जैसे दिल को, तेरे शीशे जैसे दिल को तोड़ करके चकनाचूर कर देगा। जब खुद शीशे के बने हो, तेरे दर्द शीशे के बने हो,
तो पत्थर से दुश्मनी न लेना। यानी अपने गम को हम जान रहे हैं कि ये जो मेरा गम है, अगर हम अपने तक सीमित रख लेते हैं तो अपने दर्द को तो हम खुद सह लेंगे, लेकिन अगर हम इस दर्द को दूसरों से बताएंगे, अपने साथियों दोस्तों से बताएंगे, तो वो 10 दोस्त बजाए हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हमें और ज्यादा परेशान करने की कोशिश करेंगे। ये शायर अहमद फराज कहना चाहते हैं। आइए एक और शेर कह रहे हैं अहमद फराज कि आस कब दिल को नहीं थी तेरे आ जाने की। आस कब दिल को नहीं थी। आस बोले तो उम्मीद, आस बोले तो उम्मीद, हमेशा ये उम्मीद रही कि तू कब मेरे दिल में आ जाए, पर न ऐसी के कदम घर से न बाहर रखना। लेकिन मामला क्या था, उम्मीद तो हमेशा लगी रहती थी कि तू मेरे घर आएगी, वो मेरे घर आएगी, जो मेरा महबूब है, महबूबा है, वो मुझे हमेशा ये उम्मीद लगी रहती कि एक न एक दिन वो मेरे घर आएगी। इसकी वजह से हम घर से बाहर निकले ही नहीं। ऐसा न हो कि हम निकले और वो महबूब आ जाए और मुझे ना पाए। इस उम्मीद पे घर में ही कैद रह गया। और आगे कह रहे जिक्र उसका सही बज़्म में बैठे हो फराज, दर्द कैसा ही उठे हाथ न दिल पे रखना। मामला क्या होता है, जैसे कभी हम कोई काम करते हैं, जैसे हमें चोट ही लग जाए, तो चोट लगने के बाद कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो हमारी जबान से निकल ही जाते हैं। हमारी जबान से कुछ न कुछ निकल जाते हैं जिससे सुन करके सामने वाले को पता लग जाता है कि इसे तकलीफ पहुंची है। एक बज़्म सजी हो जहां पे बहुत सारे लोग बैठे हों, उस जमात में उन सारे लोगों के बीच में अगर उसके दर्द का जख्म सताने लगे, परेशान करने लगे, तो ऐसे आलम में अपने हाथ को दिल पे न ले जाना। जैसे ही तुम अपने हाथ को अपने दिल पे ले जाओगे, ये तुम्हारा ऐब, तुम्हारा राज लोगों पे आशिकारा हो जाएगा। जो दर्द तुम छुपाना चाह रहे थे, वो दर्द लोगों के सामने खुल जाएगा। तो साथियों, ये अहमद फराज साहब है जो पहले गजल में ये सारी चीज कह रहे हैं और अपने महबूबा से नाराज हैं, जिस महबूबा ने इन्हें धोखा दिया है, जिस महबूबा ने इनके सपने को चकनाचूर किया है। इस हवाले से बहुत सारी बातें की है। अब आइए हम देखते हैं दूसरे मिसरे में ठीक उसी तरह से एक और गजल है और बिल्कुल उसी नेहज का, जिसमें अहमद फराज साहब के कारनामे देखे। लिख रहे हैं दूसरे गजल में कि तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, लोग क्या सादा हैं सूरज को दिखाते हैं चिराग। लोग क्या सादा है, सूरज को दिखाते हैं चिराग। कहना चाह रहे हैं अहमद फराज साहब, तेरे होते हुए महफिल में मुझे चिराग जलाने की जरूरत नहीं। वो तो और लोग हैं, वो और लोग हैं जो सूरज को चिराग दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरा मानना यह है कि जिस महफिल में तुम हो, उस महफिल में न तो चिराग जलाने की जरूरत है और न तो ट्यूबलाइट जलाने की जरूरत है। तू उस सूरज से भी ज्यादा रोशन, तेरा चेहरा सूरज से भी ज्यादा मुनव्वर और रोशन है, सूरज से ज्यादा मुनव्वर और रोशन है। इसलिए तू जहां भी हो वहां पे चिराग जलाने की मुझे जरूरत नहीं। आगे लिखते हैं कि अपनी महरूमी के एहसास से शर्मिंदा है, अपने नाउमीदी के एहसास से शर्मिंदा है, डर लगता है, इस बात से शर्मिंदा हूं कि कहीं मैं तुझे खो न दूं। इस बात से डर लगता है, नाउमीद हो जाता हूं, खुद नहीं रखते तो औरों के बुझाते हैं चिराग। मुझे डर सा लगता है तेरे खोने का,
इसलिए डर लगता है कि जिन लोगों के पास माशूका नहीं है वो चाहते हैं कि जो मेरे पास नहीं है वो दूसरों के पास भी ना रहे। तो जिनके खुद के चिराग नहीं होते ना वो दूसरे के चिराग को बुझाने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, आपको बता दूं, चिराग से शायर अपने माशूका को मुराद ले रहे हैं, अपने माशूका को मुराद ले रहे हैं। खुद नहीं रखते तो औरों के बुझाते हैं चिराग। इसका एक और मतलब भी हो सकता है, चिराग वो दिया वाला भी हो सकता है, लेकिन चूंकि ये गजल है तो चिराग का मतलब चिराग नहीं बल्कि उनका माशूका है। साथियों, देख लेते हैं एक और। बस्तियां दूर हुई जाती है रफ्ता रफ्ता, बस्तियां दूर हुई जाती है, बस्तियां दूर हुई जाती है रफ्ता रफ्ता, धीरे धीरे। क्यों? दम बदम आंखों से छुपते चले जाते हैं चिराग। जब इंसान मोहब्बत में पड़ता है, जब इंसान इसको मोहब्बत के जाल में फंस जाता है तो वो दुनिया की निगाहों से बचने की कोशिश करता है। अपनों के बीच में भी वो एक बेगाना बनकर के रह जाता है। शायर कहना चाहता, बस्तियां दूर हुई जाती है रफ्ता रफ्ता, दम बदम आंखों से छुपते चले जाते हैं चिराग। लोग दुनिया की नजर से बचते चले जाते हैं। आगे कह रहे हैं, क्या खबर उनको, क्या खबर उनको कि दामन भी भड़क उठते हैं, क्या खबर उनको कि दामन भी भड़क उठते हैं, जो जमाने की हवाओं से बुझाते हैं चिराग। उस नादान को क्या खबर जो दूसरे के माशूका को, दूसरों दो आशिक के बीच में आग लगाने की कोशिश करते हैं, दो महबूब को अलग करने की कोशिश करते हैं। कभी ऐसा होगा कि ऐसे करते करते उनके दामन में भी आग लग ही जाएंगे, आग भड़क ही उठेंगे, उसकी भी जीवन, उसकी भी जिंदगी बर्बाद हो ही जाएगी, जो दूसरे की जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश करेगा। शायर ये कहना चाहता। गो, आगे कह रहे हैं, गो सियाह बख्त है, गो सियाह बख्त है, यानी कि मुकद्दर धुंधला सा है, तारीख मुकद्दर, हम लोग पे रोशन है जमीन। मुकद्दर तो अंधेरे में अंधकार में है, लेकिन जमीर दिल में रोशनी है। और वो किस बेस पे रोशनी है? कह रहा खुद अंधेरे में है, अब दुनिया को दिखाते हैं चिराग। खुद अंधेरे में है, दुनिया को दिखाते हैं चिराग। शायर कहना चाह रहे हैं, अरे हमारा जो मामला है, हमारा मामला तो ये है कि हम तो सियाहबख्त हैं, हमारा मुकद्दर तो अंधेरे में अंधकार में है, लेकिन उनका क्या है कि खुद अंधेरे में है और दूसरों को दिखाने चले हैं चिराग। जैसे एक कहावत है कि चलनी हंसे बढ़नी के जे में खुदे 72 छेद है। चलनी हंसे बढ़नी के कि तोरे अंदर छेद है, जबकि खुद उसके अंदर 72 छेद है। नाज़रीन, बताना यह चाह रहा हूं कि हम मान रहे हैं, इसको कबूल कर रहे हैं कि हमारा मुकद्दर जो है अंधकार में है, लेकिन उनका क्या है जो खुद अंधेरे में है, खुद अंधेरे में है और दुनिया को दिखाते हैं चिराग। और आगे, बस्तियां चांद सितारों की बसाने वालों, बस्तियां चांद सितारों के बसाने वालों, कुर्रे अर्ज पे बुझने चले जाते हैं चिराग। ओ झूठ की महल तामीर करने वाले, झूठी महल तामीर करने वाले, बने बनाए को बनाने वाले, याद रख इसी जमीन पे, इसी जमीनी सैयारे पे बहुत से चिराग ऐसे हैं जो बुझ गए हैं, खुद ब खुद बुझते चले जाते हैं। इसलिए कि भरोसा वो एक ऐसा परिंदा है जो एक मर्तबा अपने आशियाने तक किसी के हाथ को पहुंचते देख लिया, फिर वो परिंदा दोबारा उस आशियाने की तरफ रुख नहीं करता है।
इसलिए अगर खुद का घर कांच के हो तो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। अगर आप एक पत्थर फेंकोगे आपके खुद का वजूद रेजा रेजा हो जाएगा। आगे कह रहे हैं ऐसे बेदर्द हुए हम भी के अब गुलशन पर। शायर कह रहे हैं अहमद फराज साहब, ऐसे बेदर्द हुए हम, ऐसे बेदर्द हुए हम भी कि अब गुलशन पर बर्फ गिरती है तो जिंदा में जलाते हैं चिराग। अब तो दर्द सहते सहते इतना आदी हो गया हूं, इतना बर्दाश्त करने की क्षमता आ गई है, इतनी सहन शक्ति आ गई है कि जब मामलात, जब भी परेशानी आती है तो उस परेशानी से झेलने के लिए तैयार रहते हैं। उस परेशानी का मुकाबला करने के लिए अब हमेशा हम वक्त हम तैयार रहते हैं। आगे आखिरी मक्ता में अहमद फराज साहब लिखते हैं ऐसी तारीकियां आंखों में बसी हैं कि फराज, ऐसी तारीकियां आंखों में बसी है कि फराज, रात तो रात है दिन को जलाते हैं चिराग। फराज मामला यह है कि आंखों में अंधकार की पट्टी ऐसी बंध गई है कि रात तो रात अब दिनों में चिराग जलाने लगे हैं। रात को तो छोड़ दिया जाए, अब दिन को भी चिराग जलाने लगे हैं। कहने के इसके मतलब और भी बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन फिल वक्त इतने ही। अब लगे हाथ देख लेते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर को भी। क्वेश्चन आंसर भी ऐसे हैं जो आपको यहीं से मिल जाएंगे, वो सारे क्वेश्चन आंसर यहीं पे है। देखिए सबसे पहला सवाल हो रहा है कि अहमद फराज की पैदाइश कब हुई। अहमद फराज की पैदाइश ये है। अहमद फराज कहां पैदा हुए? पेशावर पाकिस्तान में। अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए? पेशावर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए। अपनी मौत से कुछ ही दिनों पहले वो बिहार के किस सूबे में? दरभंगा। बिहार के कह रहे हैं बिहार के किस सूबे में? ये सवाल गलत है, किस जिला में होना चाहिए। बिहार के किस जिला में आए थे? तो बिहार ये है सूबा और दरभंगा ये है जिला। तो बिहार के दरभंगा जिला में ये अहमद फराज जी 2009 को आए थे। फिर छठा सवाल हो रहा है अहमद फराज की शायरी के कितने मजमूए शायर हुए हैं? तो अहमद फराज के शेरो शायरी के जो मजमूए शायर हुए हैं वो टोटल 12 हैं। साथियों वो टोटल कितने हैं? 12 हैं। कितने हैं? 12 हैं। इस तरह से हमारा ये सवाल और पूरा चैप्टर मुकम्मल होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ में बेल आइकन को आप दबा देंगे ताकि हर रोज आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। अस्सलामु अलैकुम। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।